हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे, जानदार होंगे। रेवा इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विक्टोरियन पीरियड की। ठीक है, तो विक्टोरियन पीरियड जो हर एक इंग्लिश एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जहां से हमेशा क्वेश्चन आते ही आते हैं। वैसे ये क्लास मैं एमपी सेट और यूजी नेट को टारगेट करके कर रहा हूँ। चलिए, अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो रेवा इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे करना है, तो आपको गूगल प्ले स्टोर से रेवा इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आपको ये कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, या फिर मुझे यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं विक्टोरियन पीरियड्स की, जो अगेन मैं आपको बता दूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विक्टोरियन पीरियड का हम बेसिक इंफॉर्मेशन इसमें हम जानेंगे, और देन उसके बाद इसमें कौन कौन से राइटर्स हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो विक्टोरियन पीरियड जो आपका 1837 से लेकर के 1901 तक चला। ठीक है, इसमें अगर आप इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जानना चाहते हैं तो उसमें क्या क्या है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है, क्या क्या हुआ विक्टोरियन एरा में, कौन कौन से इंपॉर्टेंट राइटर थे इस समय पे, तो सब इंफॉर्मेशन आपको अब मिलेगी। तो क्वीन विक्टोरिया वॉन इन 1819, ascended the throne in 1837 and in the 1901 after her death। ठीक है, तो महारानी जो विक्टोरिया थी उनका जो जन्म था वो 1819 में हुआ था, और 1837 में राजगद्दी पर ये क्या हुई, बैठ गई। और इनकी जो मृत्यु हुई है वो भैया 1901 पे हुई है, और तभी इनका कार्यकाल जो हुआ समाप्त हुआ। The major aspect of this period is the large scale expansion of British imperial power। ठीक है, तो इसमें क्या था, तो इस काल का प्रमुख जो पहलू ब्रिटिश साम्राज्यवादी शक्तियों का बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ। ठीक है, मतलब जो ब्रिटिश जो देश विदेशों में फैले हुए थे वो और ज्यादा उनकी शक्ति क्या हुई, इस समय पे बढ़ी। है ना, इंडिया में भी देखते हैं आप लोग की इनका शासन था। ठीक है, कुछ दिन तक। The drive for social advancement frequently appear in literature। ठीक है, तो मतलब इनका जो सामाजिक उन्नति की प्रेरणा अक्सर साहित्य में दिखाई देती है। मतलब इनका जो लिटरेचर है ना, वहां पे आप अगर पढ़ें उसको तो समझ सकते हैं कि इनकी कैसे जो सामाजिक उन्नति हुई है वो कैसे हुई है, क्योंकि ये शुरू से ही लिटरेचर पे वर्क करते रहे, सब लोग है ना, पढ़ते रहे। दिस पीरियड ऑल्सो सॉ द राइज ऑफ एथेंटिसिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं, ये जो काल था सौंदर्यवाद का भी उदय होता है। मतलब सौंदर्यवाद का यहाँ पे उदय बताया गया है। ठीक है, तो ये पूछा सकता है क्वेश्चन आपसे कि कौन सा पीरियड जो है वो राइज ऑफ एथेंसिज्म के लिए जाना जाता है। ठीक है, एथेंटिसिज्म के लिए जाना जाता है, तो फिर आपको बताना पड़ेगा भैया विक्टोरियन पीरियड। ठीक है, चलिए, नेचर के लिए कौन सा पीरियड जाना जाता है, तो भैया रोमांटिसिज्म। ठीक है, इस तरह से the Reform Bill of 1832 gave the middle class the political power to consolidate and hold the economic position it has already achieved. It happened in the reign of William IV. After Reform Bill, the slavery from Britain was eliminated through Slavery Abolition Act 1833। ठीक है, तो मैं आप लोग को बताऊं कि 1832 के सुधार विधेयक के ने मध्यम वर्ग को आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और बनाए रखने की राजनीति शक्ति थी, इसे वह पहले ही हासिल कर चुका था। ठीक है, यह जो विलियम चतुर्थ जो है, विलियम फोर ने शासन काल में हुआ था। सुधार विधेयक के बाद दासता उन्मूलन अधिनियम 1833 के माध्यम से ब्रिटेन में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो ध्यान रखिए, दास प्रथा 1833 में ब्रिटेन में समाप्त हुई थी। ठीक है, इंडिया में कब समाप्त हुई थी वो बताइए आप लोग। William IV, also called the Sailor King, was the last monarch of Hanoverian period. He died in 1837, and thus the throne was ascended by his niece Victoria। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो महारानी विक्टोरिया हैं ठीक है, तो महारानी जो विक्टोरिया हैं उन वो कौन है, तो नीस हैं किसकी, विलियम फोर की। ठीक है, तो विलियम फोर जो है इन्हें सेलर किंग भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, द सेलर किंग के नाम से भी इनको जाना जाता है। और मैंने आपको याद होगा हेनोवेरियन पीरियड बताया था, तो हेनोवेरियन पीरियड का जो अंतिम राजा था वो विलियम फोर था। ठीक है, और उन्होंने 1837 में जब उनकी डेथ हुई तो उन्होंने अपना जो उत्तराधिकारी है वो अपनी जो भतीजी है, नीस है,
विक्टोरिया को बैठा दिया सिंहासन पे, ठीक है, ऐसा हुआ था, ठीक है। विक्टोरिया ascend the throne at the age of 18 year. She married her first cousin Prince Albert of Saxe Coburg and Gotha in 1814। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, विक्टोरिया 18 वर्ष की आयु में राजगद्दी पर बैठी और इन्होंने 1840 में अपने पहले चचेरे भाई से क्या कर लिया भैया, शादी कर ली, ठीक है। राजकुमार एल्बर्ट उनका ना क्या था, नाम था, ठीक है। तो ये आप लोग को जानना है। आगे चलते हैं। हर रेन is of 63 year and 7 months. She used to hold the longest reign in British history, but now Elizabeth II is credited with longest monarch since 1952, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, हर रेन इज ऑफ 63 ईयर एंड मोनार्क बिल यूज्ड टोल्ड द लॉन्गेस्ट रेन इन ब्रिटिश हिस्ट्री, ठीक है। तो ये है कि क्या है कि क्या है कि 2 मिनट वेट कीजिएगा। कोई लाइन अपनी छूटी है क्या? 2 मिनट वेट कीजिएगा। चलिए, हाँ। सो क्या बोला मैंने, हर रेन इज ऑफ 63 ईयर एंड 7 मंथ, ही यूज टू होल्ड द लॉन्गेस्ट reign in British history, but now Elizabeth II is credited with longest monarch since 1952। देखिए यहाँ पे इनका कहने का मतलब ये है कि इनका शासन काल जो है 63 वर्ष और 7 मंथ तक चला, मतलब 63 साल 7 महीने तक चला। वह ब्रिटिश इतिहास में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली थी। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि को सबसे लंबे समय के लिए राजश्री का दिया जाता है, मतलब एलिजाबेथ जो हैं उनको सबसे ज्यादा मतलब लंबे समय तक राज करने का जो क्रेडिट दिया जाता है, किसको, एलिजाबेथ को। लेकिन किया किसने है, तो वो किया है इन्होंने, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सी वॉज सक्सीडेड बाय हर सन एडवर्ड 7, ठीक है। तो ये एडवर्ड 2 के क्या हुए, सक्सीडेड मतलब हुए, मतलब इनके बाद, है ना। उनका उत्तराधिकारी उनका क्या बना, पुत्र बना, एडवर्ड 7, ठीक है। इन 1876 विक्टोरिया टुक द एडिशनल टाइटल ऑफ एम्प्रेस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देखिएगा, इस 1876 में विक्टोरिया ने भारत की महारानी की अतिरिक्त उपाधि ग्रहण की, ठीक है। मतलब भारत की भी ये रानी बनी, क्योंकि यहाँ की इनकी जो यहाँ का जो भारत जो था इनके अंडर में था, तो उस समय गुलाम था, ठीक है। स्वतंत्रता के पहले की बात है। तो यही यहाँ की रानी भी बनी, ठीक है, एडिशनल चार्ज लिया इन्होंने, ठीक है। फिर क्या है, क्वीन विक्टोरिया वॉज फ्रॉम हाउस ऑफ कॉमन, ठीक है। तो जो विक्टोरिया हैं ये हाउस ऑफ कॉमन्स की क्या थी, मेंबर थी, ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन में से थी। देखिए ध्यान रखिएगा, वहां पे एक हाउस ऑफ कॉमन होता है, जैसे अपने यहाँ राष्ट्रपति जिसका हेड होता है ना, वहां पे क्वीन हेड होती हैं इसकी, ठीक है। राष्ट्रपति जो होती हैं वो क्वीन, मतलब राष्ट्रपति जो यहाँ पे होते हैं ना भारत में, वहां पे क्वीन होते हैं, ऐसा है, ठीक है। इट वॉज एन एज ऑफ डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वह लोकतंत्र और शिक्षा का युग था, मतलब ये लोकतंत्र और शिक्षा का युग में ज्यादा विश्वास किया इन्होंने। इट वॉज एन एज ऑफ डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, ठीक है।
और हाउस ऑफ कॉमन संबंधित ये मैंने आपको बता दिया। इन 1861 क्वीन विक्टोरिया बिकम विडोव्ड एज प्रिंस एल्बर्ट डाइड। ठीक है, तो जब प्रिंस एल्बर्ट का एक्सपायर हो गए तो क्वीन विक्टोरिया जो है वो विडो हो गई। In this period, novel emerged in large quantities with great perfection। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वीन विक्टोरिया थी जब वो विधवा हो गई तो एल्बर्ट के मृत्यु के बाद, तो इन्होंने नॉवेल लिखना चालू किया और बड़ी मात्रा में बहुत ही शानदार तरीके से क्या किया, नॉवेल लिखा गया। ठीक है, मतलब इस पीरियड में, ठीक है, इनका जो पीरियड था विक्टोरियन पीरियड, इसमें नॉवेल जो है बहुत अच्छे से लिखी गई। ठीक है, बेंजामिन डिजरेली सिविल और टू नेशंस, द टू नेशंस आर रिच एंड पुअर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बेंजामिन जो डिजराइली का जो सिविल या दो राष्ट्र, अमीर और गरीब हैं, मतलब इनका जो ये था कि जो कुछ लोग अमीर होते हैं, कुछ लोग क्या होते हैं, गरीब होते हैं। तो यहाँ पे इनका एक वर्क था बेंजामिन डिजराइली का, सिविल और टू नेशन। ठीक है, सिविल एंड टू नेशन मतलब क्या हुआ, दो नेशन आर रिच और पुअर। ठीक है, तो in 1851 the great exhibition was held at Crystal Palace to display Britain achievement। ठीक है, 1851 में ब्रिटेन की उपलब्धि को प्रदर्शित करने के लिए क्रिस्टल पैलेस में द ग्रेट एग्जीबिशन का क्या किया गया, आयोजन किया गया। मतलब जैसे नहीं होता कि कोई ने क्या कमाया, जैसे मान लीजिए कोई राजा है, उसने क्या क्या किया, क्या क्या उसने प्राप्त किया, उसका एक एग्जीबिशन बना के और सबको दिखाने के लिए कि भैया हमने ये किया। ठीक है, बेंजामिन डिज़राइली इज बेस्ट नोन फॉर द ट्रिलॉजी, ये अपने ट्रिलॉजी के लिए बहुत ही जाने जाते हैं, जैसे आपका कंसिंग्स बाय सिवली सिविल, आगे मैंने आपको बताया था, और ट्रेंसर्ड के लिए जाने जाते हैं। The pre-Paphites were the advocate of theory of art for art's sake। ठीक है, तो प्री प्रोफ्लाइट्स कला के लिए, कला के सिद्धांत के समर्थक थे। ठीक है, कौन थे, तो ये थे समर्थक, कौन, तो ये थे हमारे बेंजामिन डिज़राइली। ठीक है, प्री प्रोफ्लाइटिस मोमेंट एम्फेसिस कनेक्टेड बिटवीन पोएट्री, पेंटिंग एंड प्लास्टिक आर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे प्री प्रोफ्लाइटिक मूवमेंट जो है, आंदोलन जो है, वो काव्य नेटिंग और प्लास्टिक कला के बीच के संबंध को जोड़ती थी। ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है ये। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, कुछ चीजें और आपको बताते हैं। ठीक है, So Victorian compromise was coined by G.K. चेस्टरटन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ विक्टोरियन समझौता जी के द्वारा गढ़ा गया था। ठीक है, मतलब जी के चेस्टरटन के द्वारा इनने क्या किया, कंप्रोमाइज कुछ किया था विक्टोरियन ने। ठीक है, अपने कह सकते हैं अपने शासन काल में, आर्ट फॉर आर्ट सेक गॉड करेंसी इट इज इन दिस पीरियड। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि इस काल में कला और कला के लिए को प्रचलन मिला, मतलब ये जो है ना आर्ट के लिए जाने जाने वाला समय है। ठीक है, पीरियड है कह सकते हैं आप। In 1876, Education Act was passed, which made attendance compulsory for those up to the age of 10। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 1876 में शिक्षा अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, और शिक्षा अधिनियम पारित किया गया, 10 वर्ष की आयु तक के जो लोग हैं, 10 वर्ष तक की आयु के तक के लोगों के लिए उपस्थित अनिवार्य कर दी गई। मतलब जैसे पढ़ने बढ़ाने के लिए नहीं बात होती, तो यहाँ पे शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया और सबको 10 साल तक के सभी बच्चों को स्कूल में जाना अनिवार्य था। ठीक है, कॉर्न लॉ वॉज पास्ड इन 1846 टू कीप इट्स प्राइसेस एट हाई लेवल टू प्रोटेक्ट ब्रिटिश फार्मिंग फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशंस। ठीक है, तो ब्रिटिश खेती को विदेशी प्रतिस्पर्धाओं से बचाने के लिए
इसकी कीमतों को उच्च स्तर पर रखने के लिए 1846 में मकई कानून क्या किया गया, पारित किया गया। ठीक है, तो मकई कानून मतलब समझते हैं, मतलब यहाँ पे क्या होता था, कॉर्न जो होता है ना, कॉर्न, कॉर्न को क्या बोलते हैं, पॉपकॉर्न वाला कॉर्न। ठीक है, तो वो जो उसका जो बीज है वो वहां पे क्या होता है, बहुत होता है, मतलब अपन लोग भुट्टा के नाम से भी जानते हैं उसको। ठीक है, मकाई के नाम से भी जानते हैं तो वो जो है वहां पे बहुत होता था, उसके लिए कानून, जैसे अपने इंडिया में नहीं आया था हरित क्रांति गेहूं के लिए, तो वही चीज यहाँ पे थी। ठीक है, दिस एज इज ऑल्सो करेक्टराइज बाय द थ्रियम्फ ऑफ मिडिल क्लास। ठीक है, तो ये जो एज है वो किस लिए, तो मध्यम वर्गीय लोगों के लिए क्या थी, जाने जाती थी। ठीक है, इन 1859 चार्ल्स डार्विन पब्लिश हिज बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इन विच ही लेड आउट द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, तो 1859 पे चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रकाशित की थी, और इसमें उन्होंने क्या किया था, विकासवाद का सिद्धांत दिया था। ठीक है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, चार्ल्स डार्विन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ये बहुत थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दिया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, आप लोग को चीजें समझ में आ रही होंगी, ऐसी मैं उम्मीद करके आगे चलता हूँ। ठीक है, द एज पर डार्विन थ्योरी मैन वॉज एक्चुअली evolved from a lower species, and this was contrary to the teaching of Bible, which says that man was created by God. ठीक है, एज पर डार्विन, तो मैं आपको बता दूं कि जो डार्विन के सिद्धांत था, तो उसके अनुसार मनुष्य वास्तव में एक निचली प्रजाति में से विकसित हुआ था, और यह बाइबल की शिक्षाओं की विपरीत था, जो कहती है कि मनुष्य भगवान द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो डार्विन का सिद्धांत है वो, और जो बाइबल का सिद्धांत, वो दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, during the early part of the era, the House of Commons was headed by two parties, the Whigs and the Conservation. But from 1850 onwards, the Whigs become the Liberal. ठीक है, तो यहाँ पे ये है कि ये जो एज है ना, इसमें प्रारंभिक भाग के दौरान हाउस ऑफ कॉमन्स का नेतृत्व दो दलों, एक विंग्स और एक कंजर्वेटिव, ठीक है, के पास था। मतलब दो दल थे, मतलब जैसे अपने नहीं है एनडीए और यूपीए, उस तरह दो दल थे वहां पे। और 1950 के बाद से केवल विग उदारवादी बन गया, मतलब बाद में फिर विंग जो पार्टी है वो बस चली आगे, कंजर्वेटिव पार्टी खत्म हो गई। इन 1840 न्यूजीलैंड बिकम अ ब्रिटिश कॉलोनी। ठीक है, तो 1840 में न्यूजीलैंड ब्रिटिश उपनिवेश बन गया। ठीक है, ग्रेट फेमिनाइन, आयरिश फेमिनाइन, ग्रेट हंगर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि 1845, ठीक है, मतलब महान अकाल जिसको नहीं बोलते, आयरिश अकाल या महान भूख। ठीक है, मतलब ऐसा था कि इस समय बहुत बड़ा अकाल पड़ा था इस समय पे। दिस पीरियड फ्रॉम 1845, इस पीरियड मतलब विक्टोरियन पीरियड में 1845 से लेकर 1852, मतलब 7 years, इज नोन अ ग्रेट फेमिनाइन। इट वाज अ पीरियड ऑफ मास स्टार्वेशन, डिसीज एंड इमिग्रेशन इन आयरलैंड दैट कॉज्ड अराउंड 1 million डेथ्स। ओहो, बताइए, 10 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी लगभग, मतलब वो ज्यादा ही हुई होगी, कम बताया गया है। ठीक है, तो पीरियड फ्रॉम 1845, इस काल में महान अकाल पड़ा भैया, आयरलैंड में बड़े पैमाने पे भुखमरी, बीमारी और प्रवासन का दौर था। इस समय लगभग 10 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। ठीक है, विक्टोरियन पीरियड इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑफ कॉम्प्लेंसी। ठीक है, मतलब विक्टोरियन पीरियड को संतुष्टि का युग भी कहा जाता है। संतुष्ट, एज ऑफ कॉम्प्लेंसी मतलब होता है संतुष्टि वाला युग। कॉलरा एपिडेमिक occurred in 1848 which caused death of around 2000 people a week। देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इस समय पे क्या हुआ था, तो एक और बीमारी फैली थी जिसको कॉलरा बोलते हैं। ठीक है, कॉलरा, कॉलरा। ठीक है, तो 1848 में हैजा, मतलब कॉलरा मतलब हैजा की बीमारी फैली थी। इसमें लगभग एक सप्ताह में 22
हजार लोगों की क्या हुई थी भैया, मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो ये विक्टोरियन एज। आपसे कैसे क्वेश्चन पूछ जाएंगे, ऐसे पूछ जाएंगे कि कॉलरा जो है एपिडेमिक किस एज पे आया था। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एज ऑफ कॉम्प्लेंसी किसे कहते हैं, तो विक्टोरियन एज को कहते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन आपसे बनते हैं। भी मैं वन लाइनर बता रहा हूँ, एमसीक्यूज मैंने आपके ऐप में अपलोड कर दिए हैं, आप लोग के कोर्स में अपलोड कर दिए हैं, तो आप लोग जाके वहां पे पढ़ेंगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको वहां पे मिलेंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चन जो मैंने हर एज के आपको दिए हैं वहां पे। ठीक है, तो चीजें आप लोग को समझ में आ रही हैं, ऐसे उम्मीद करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखिए अनामिका ने भी अच्छा बताया, पीबीसी ली, जॉन किट्स एंड रोमांटिक पोएट। ठीक है, चलिए लंदन बेस्ड रोमांटिक। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। क्रिमिन वॉर टुक प्लेस इन 1854 इन विच यूके डिक्लेयर्स वॉर ऑन रशिया 1853 टू 1856। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूं कि 1854 में क्रीमिया युद्ध हुआ, जिसमें ब्रिटेन ने रूस पर युद्ध की घोषणा कर दी थी। मतलब ब्रिटेन और रूस का यहाँ पे क्या हुआ है भैया, युद्ध हुआ है, वॉर हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। आफ्टर क्वीन विक्टोरिया डिस dissented the throne in 1901, Edward VII, her son, ascended the throne. Edward VII started Edwardian period। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जैसे ही इनके सन आए, ठीक है, सन कौन, एडवर्ड सेवन, मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी ऊपर ही, तो 1901 में रानी विक्टोरिया के सिंहासन पर बैठने के बाद एडवर्ड सेवन इनके पुत्र सिंहासन पर बैठे, और यहाँ पे एडवर्डियन काल की क्या हो गई भैया, शुरुआत हो गई। ठीक है, ड्यूरिंग द इंडियन रिविलियन ऑफ 1857, जीएस फेरल रोड द सीज ऑफ कृष्णपुर, द सीज ऑफ अ फिक्शनल इंडियन टाउन कृष्णापुर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप लोग को बताऊं कि 1857 के भारतीय विद्रोह जो हुआ था, ठीक है, तो उसके पहले मैं आप लोग को एक लाइन ये बता देता हूं कि ड्यूरिंग द इंडियन रिविलियन ऑफ 1850, मतलब जब भारत में 1857 की क्रांति हुई थी, उस समय जीएस फेरवल रोड, मतलब यहाँ पे एक जीएस फेरल एक राइटर हैं, उन्होंने क्या लिखा था, द सीज ऑफ कृष्णापुर। ठीक है, मतलब वहां पे कृष्णपुर की जो है कहानी बताई थी कि कैसे कृष्णपुर सीज हो गया था। ठीक है, द सीज ऑफ अ फिक्शनल इंडियन टाउन कृष्णापुर, जो एक इंडियन टाउन है कृष्णपुर, वो कैसे क्या हो गया था, बंद हो गया था, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। ठीक है, जॉन मास्टर रोट जॉन मास्टर रोट नाइट नाइट टर्मर्स ऑफ बंगाल 1951, और इसी समय पे जॉन मास्टर ने लिखा था नाइट ट्रमर्स ऑफ बंगाल 1951 में। ठीक है, फिक्शनल अकाउंट ऑफ द रिवेलियन ऑफ 1857, मतलब जो 1857 की क्रांति उसके बारे में लिखा था, बाय अ ब्रिटिश कैप्टन बेस्ड इन भोवानी, अ फिक्शनलाइज्ड वर्जन ऑफ झांसी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या चीजें वर्णित की गई हैं। ठीक है, तो जॉन मास्टर ने नाइटर्स ऑफ बंगाल 1951 में लिखा, जो भवानी स्थित एक ब्रिटिश कैप्टन द्वारा 1857 के विद्रोह का एक काल्पनिक विवरण है। ठीक है, और झांसी का एक काल्पनिक स्मरण है। ठीक है, तो इसमें मतलब ये कहानी बताई गई है। ठीक है, चलिए, Queen Victoria celebrate the golden jubilee of her reign on 20 June 1887 and a diamond jubilee on 20 June 1897। अर्नोल्ड, ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वीन विक्टोरिया हैं, उन्होंने 20 जून 1887 को अपने शासनकाल की स्वर्ण जयंती मनाई। ठीक है, और 20 जून 1897 को हीरक जयंती भी मनाई गई। हीरक जयंती मतलब डायमंड जुबली। ठीक है, अर्नोल्ड इज कॉल्ड द प्रॉफिट ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। ठीक है, तो अर्नोल्ड जो हैं, अर्नोल्ड का नाम तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, तो अर्नोल्ड जो हैं उनको
समाज का पैगंबर कहा जाता है ऐसा। विक्टोरिया एज विटनेस्ड अ क्लैश बिटवीन फेथ ऑफ एंड रीजन। जो विक्टोरियन एज थी, देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन है ये, विक्टोरियन युग जो है आस्था और तर्क के बीच टकराव यहाँ पे देखा गया है। द विक्टोरियन इवोक्स द एटीट्यूड ऑफ मॉरल इथरनेस, ठीक है। तो विक्टोरियन शब्द जो है वो नैतिक ईमानदारी की भावना को क्या करता है भैया, उजागर करता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, विक्टोरियन जो युग है वो आस्था और तर्क के बीच टकराव है, और विक्टोरियन शब्द जो है वो नैतिक ईमानदारी की भावना को उजागर करता है। द टर्म एग्नोस्टिसिज्म वाज फर्स्ट कॉइन्ड इन 1869 बाय टी.एच. हक्सली, ठीक है, हक्सले। तो अज्ञेयवाद, ठीक है, इस पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए, लेकिन हाँ जो मैं अब बताने वाला हूं इन पे जरूर ध्यान दीजिएगा। 1837 पे क्या हुआ, तो महारानी विक्टोरिया राजगद्दी पे बैठी, ठीक है, अभी क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, ठीक है। 1838 पे क्या हुआ, तो यहाँ पे चैरिटी मूवमेंट बिगिंस कैरिटिस्ट मूवमेंट बिगिंस एंड एंटी कॉर्न लॉ वाज एस्टेब्लिश्ड बाय रिचर्ड कॉब्डेन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, चर्चिस्ट आंदोलन शुरू हुआ था और रिचर्ड कॉब्डेन द्वारा मकाई विरोध कानून की स्थापना की गई थी, मतलब मकाई विरोध की, मतलब मकाई मत बो, ठीक है, ऐसा ये जानना चाहते हैं कि मतलब मकाई की खेती ना हो, ऐसा ही चाहते थे। 1839 में फर्स्ट टेलीग्राफ इन यूके, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट टेलीग्राफ जो है यूके में कब आया, तो 1839 पे आया। 1840 पे क्या है, तो क्वीन विक्टोरिया मैरिज हर कजिन, ठीक है, अपने कजिन से इन्होंने शादी की थी, प्रिंस एल्बर्ट से। 1842 पे क्या होता है, इनकम टैक्स वाज इंट्रोड्यूस, सबसे पहले इनकम टैक्स आया था। 1847 पे फैक्ट्री लॉ रेस्ट्रिक्ट्स वर्किंग डे ऑफ चिल्ड्रन एंड वुमेन टू 10 आवर्स अ डे, ठीक है। तो 1847 पे क्या हुआ, तो फैक्ट्री कानून में बच्चों और महिलाओं के लिए कार्य दिवस को प्रतिदिन 10 घंटे सीमित कर दिया गया, मतलब 10 घंटे से ज्यादा बच्चे और महिलाएं काम नहीं कर सकते। 1851 पे ग्रेट एग्जीबिशन हेल्ड इन लंदन, मैंने आपको इसके बारे में ऊपर बता ही दिया है। 1852 पे ओपनिंग ऑफ विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम, ठीक है। 1852 पे विक्टोरिया एल्बर्ट म्यूजियम की शुरुआत हुई। 1861 में डेथ ऑफ प्रिंस एडवर्ड की भी डेथ 1861 पे हो गई थी, वाह, बताइए, वाह नहीं मतलब बेकार बात है ये, ठीक है, मैं वाह बोल रहा हूँ, बताओ। 1867 पे सेकेंड रिफॉर्म एक्ट अलाउड पीपल टू वोट, ठीक है। 1867 पे दूसरे सुधार अधिनियम ने लोगों को वोट देने की अनुमति दी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बल्ब वॉज इन्वेंटेड बाय एडिशन एंड स्वान 1879 पर। विक्टोरिया सेलिब्रेट गोल्डन जुबली 1887। 1859 पे एवोल्यूशन ऑफ चार्ल्स डार्विन थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये आ सकता है कि चार्ल्स डार्विन ने किस एज में अपने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का सिद्धांत दिया था, ठीक है। 1897 पे क्वीन विक्टोरिया सेलिब्रेट डायमंड जुबली, ठीक है। तो डायमंड जुबली इन्होंने सेलिब्रेट की थी, मतलब 50 साल में, ठीक है। थर्ड रिफॉर्म एक्ट जो आया था वो 1884 पे आया था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूं कि पूरा मैंने आप लोग को विक्टोरियन पीरियड में क्या क्या चीजें पढ़नी है वो इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता दिया हूँ। कल से आपकी जो क्लास होगी वो इनके विक्टोरियन पीरियड के जो राइटर्स थे उनके ऊपर बात होगी, ठीक है। चलिए आज क्लास में इतना ही। अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं एमपी सेट यूसी नेट की, तो जुड़ सकते हैं हमसे, रेवा इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हैं। करना क्या होगा, तो करना सिंपली इतना है कि रेवा इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कीजिए और हमारा कोर्स लीजिए और वहां से पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग सभी को। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल, ठीक है। करेक्ट, रीता जी बोल रही हैं कि मैथ्यू अर्नोल्ड वॉज प्रोमिनेंट पोएट इन विक्टोरियन एज, करेक्ट, रीता जी बोल रही हैं। नाइस क्लास सेशन सर जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऑल ऑफ यू। बढ़िया पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और एग्जाम को क्वालिफाई कीजिए।